वेलकम फ्रेंड्स टू पार्ट 2 ऑफ आर्टिकल 12 अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें बताता है कि स्टेट है क्या चीज़ और हाउ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म क्या क्या था, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था, जो कि है अजय हसीना वर्सेस खलीद मुजीब, सुप्रीम कोर्ट 1981 में, जहाँ पे इट वाज अ मिक्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म एंड द कोर्ट हैड गिवन अस 6 फैक्टर्स। तो हम पहले दो तो डिस्कस कर चुके थे. वील बी डिस्कसिंग नेक्स्ट 4 in this video, and also how structuralism has been brought back into the picture, and finally we will be wrapping up what is the way forward and how state should be defined, or what we believe is the right approach towards determining what is a state under article 12. Let's start this thing. So Ajay Hasina versus Khalid Mujib में थर्ड पॉइंट जो कि कोर्ट कहता है, वो कहता है कि अगर कॉर्पोरेशन इज एंजॉइंग अ मोनोपोली विच स्टेटस हैज बीन कन्फर्ड और प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, देन वी माइट कॉल इट एज अ स्टेट. तो अगर भैया कोई कॉर्पोरेशन सरकार बना रही है या कोई एजेंसी सरकार बना रही है जो कि उसकी मोनोपोली है उस एरिया में या उस काम के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक स्टेट का हिस्सा है. सो दीज थ्री आर द स्ट्रक्चरलिज्म कंसेप्ट दैट वाज गिवन. चौथे में हम आते हैं जो कि थोड़ा फंक्शनल स्टेट को जो रूप दे रखा है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, इंडिकेटेड एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी कैरेक्टर. तो भैया अगर स्टेट का कंट्रोल है डीप और परवेसिव, तो भी हम समझ सकते हैं कि ये शायद उस एजेंसी को चलाने में, तो हम ये समझ सकते हैं ये भी एक स्टेट है अंडर आर्टिकल 12. Now fifth is also functional term, where it has clearly mentioned functions of the corporation being of public importance and closely related to government functions. तो ये भी एक फंक्शनल एस्पेक्ट है फंक्शनल एस्पेक्ट है कि इसको दिया गया था इन मिक्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में, कि कॉर्पोरेशन अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस में है और उसका जो काम है वो क्लोजली गवर्नमेंट से मिलता जुलता है, तो भी हम उसे स्टेट कह सकते हैं. एंड लास्टली छठा इज वेरी ऑब्वियस, एंड अगेन इट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरलिज्म. इफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाज ट्रांसफर्ड टू अ कॉर्पोरेशन, कि भैया कोई सरकारी डिपार्टमेंट ही था, उसे ट्रांसफ़र करके कॉर्पोरेशन में दे दिया, जिसके पहले सरकारी काम होते थे, सब कुछ था, तो भी हम उसे कह सकते हैं कि ये भी एक पार्ट ऑफ अ स्टेट है. तो ये अजय हसीना का जो केस था, इसमें कोर्ट ने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का दोनों का मिक्स रखा था. तो ये काफ़ी टाइम तक चलता है ये केस, लेकिन 2002 में क्या होता है कि दोबारा स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है. उस केस का नाम है प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002. इसमें दे हैव रिवर्स्ड ऑल दोज प्रोग्रेस दैट वी हैड मेड ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ आर्टिकल 12, और इसमें कोर्ट कहता है कि नहीं भैया, हम दोबारा स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ जा रहे हैं. और वो ये कहते हैं, वो 3 टेस्ट रखते हैं. कोई भी कॉर्पोरेशन हो या एजेंसी हो या अदर अथॉरिटीज़ हो, वो 3 टेस्ट होते हैं कि भैया अगर वो फाइनेंशियली, फंक्शनली और लास्टली एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है, तभी हम उसको स्टेट कहेंगे अंडर आर्टिकल 12. तो ये अब इसमें 3 चीज़ें डाल देते हैं, मतलब 3 चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए. भैया फाइनेंशियल सपोर्ट तो होना ही होना चाहिए, उसके जो फंक्शंस हैं वो भी गवर्नमेंट से डोमिनेटेड होने चाहिए, और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सरकार अगर कर रही है, तो ही हम उसको कहेंगे कि ये आर्टिकल 12 अंडर स्टेट आता है. तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब इसको दोबारा नैरो टर्म क्यों दिया है. तो बात यह है कि अगर आप स्टेट को ब्रॉडर टर्म दोगे अंडर आर्टिकल 12, तो होगा क्या कि फंडामेंटल राइट्स जो आपकी हैं वो सीधा सीधा आ जाएंगी उस एजेंसी में, और उसके वॉयलेशन में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे जा सकते हो. तो वो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वैसे ही इतने केस चल रहे हैं, आपके अगर कोई एजेंसी में वो और बर्डन आ जाएगा, उसका लीगल बर्डन,
आपको पूरा वो फॉलो करना पड़ेगा गाइडलाइंस। मतलब और ज़्यादा एफिशिएंसी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। जैसे आपको पता ही है, अगर आप BSNL का कनेक्शन लेने गए और अगर आप आइडिया, एयरटेल या जियो का लेने गए, सो विल यू अंडरस्टैंड कि कहाँ दिक्कतें हैं। तो इस एफिशिएंसी को थोड़ा बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आई एज्यूम सोचा कि हम हर चीज़ को स्टेट नहीं कह सकते। अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स अगर वहाँ से भी ख़राब हो रही हैं तो आपके पास उसकी एक रेमेडी है, आप लोकल कोर्ट में कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वो नहीं है, लेकिन अब आप हमारे पास मत आइए सीधा, है ना। तो इसलिए प्रदीप कुमार बिस्वास में स्ट्रक्चरलिज्म को दोबारा गिना गया। इसमें 3 क्राइटेरिया दिए गए, तीनों के तीनों होने चाहिए एक एजेंसी के पास, देन ओनली इट वुड कॉल एज अ स्टेट। दोज वर फाइनेंशियली, फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली। If these are being dominated or under the control of government, then only in this case it was said that it come under state under Article 12. तो लास्ट जो केस है इसका स्टेट को लेके वो है आपका 2005 में जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया में था BCCI। तो इसमें हो जाती है भैया चप्पड़ इन दोनों के बीच में, जी टेलीफिल्म्स और BCCI में, कि BCCI मना कर देता है कि मैं जी टेलीफिल्म्स के साथ स्पॉन्सरशिप नहीं करूँगा, अपनी व्यूअरशिप उसको नहीं दूँगा। तो जी टेलीफिल्म कोर्ट पे चला जाता है भाई, सुप्रीम कोर्ट में कहने के लिए कि क्या चक्कर है, ये तो BCCI शुड कम अंडर स्टेट के अंदर आना चाहिए, और इसको अगर ये स्टेट के अंदर आता है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा सारे प्रोसेस। कोई वो प्राइवेट बॉडी तो है नहीं कि भैया उसके मन आए उसको हमसे काम करना चाहता नहीं चाहता। वो कह रहा है कि BCCI तो एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो उसको एक टेंडर निकालना पड़ेगा जिसमें उसको बताना पड़ेगा कि ये जो भी उसके टेलीविज़न राइट्स हैं वो ऐसे ऑप्शन होंगे टेंडर के थ्रू। तो BCCI इसमें कंटेंट करता है, नहीं भैया हम कोई स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12। भले ही हम इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम सेलेक्ट करते हैं, भले ही हम रूल निकालते हैं कि कौन खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता है, लेकिन हम फिर भी नहीं हैं। क्योंकि भाई पहली बात तो ये कि अगर हम हैं तो बाकी सब भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्पोर्टिंग अथॉरिटीज़ या कल्चरल बॉडीज़, वो भी आ जाएंगे सेक्शन 12 में। तो उससे क्या होगा, फिर से वही फ्लड गेट्स खोल जाएंगे और जुडिशरी का बर्डन बढ़ेगा। और दूसरा ये उसने कहा कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, वो सेलेक्ट भले ही उनसे होते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो हम आर्टिकल 12 में नहीं आते। और सुप्रीम कोर्ट अपना वही टेस्ट चलाता है जो PK बिस्वास में था, दैट वाज फाइनेंशियल, फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो फाइनेंशियली BCCI इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट की उसके पैसे कोई सरकार दे रही है, तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं था, तो वो टेस्ट फेल करती है और सुप्रीम कोर्ट रूल करती है BCCI इज़ नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 बिकॉज इट फेल्ड द टेस्ट गिवन बाय PK बिस्वास केस। तो यहाँ पर फिर से आप देखोगे कि मतलब BCCI जैसी बॉडी, जो कि मेरे ख्याल से सब लोग ये सोचेंगे इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, बट वॉज नॉट गिवन दैट स्टेटस बिकॉज वो एक नैरो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो नहीं कर रही थी। तो अभी भी अगर कोई प्लेयर की फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि वॉयलेट होती हैं, तो वो स्टिल ही कैन नॉट गो टू अ कोर्ट एंड से कि भाई मेरी फंडामेंटल राइट्स BCCI ने वॉयलेट करी हैं। ही कैन नॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फॉर हिम द रेमेडी वुड स्टिल बी अ सिविल केस। So here Supreme Court ruled out that BCCI is not a part of a state. हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सी एफिशिएंसी और राइट्स का ना थोड़ा सा एक आपस में एक अपोजिंग सा रिश्ता है। एज अ प्राइवेट एंटिटी आपके पास कोई भी वो लाइबिलिटी नहीं है फंडामेंटल राइट्स फॉलो करने की।
एक प्राइवेट एंटिटी को आप निस्यू कर सकते कि भैया इसने हमारी फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं करा है, तो वहाँ पर थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हो, आपको कंपनी वाले 1 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस पीरियड देंगे और निकाल देंगे। वहीं अगर आप किसी सरकारी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको निकालना इतना आसान नहीं है। इसी चक्कर में थोड़ी एफिशिएंसी में दिक्कत आ जाती है। और दूसरा ये भी कि अगर स्टेट को ब्रॉडन कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो जुडिशरी में और ज़्यादा बोझ आ जाएगा। हर कोई पहुंच जाएगा भैया मेरी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करा है, और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे चला जाएगा। तो उनका ये भी मानना है कि भैया हम ओवरबर्डन ना करें जुडिशरी को, और दूसरा कि स्टेट की नैरो डेफिनेशन देते हुए हम थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ा दें सिस्टम की। तो ये 2 रीज़न के चक्कर में अभी भी जो पीके बिस्वास फल में जो 3 क्राइटेरियाज दिए गए थे वही फॉलो होते हैं टू डिफाइन अ स्टेट। लेटर ऑन एनसीईआरटी को भी कोर्ट ने स्टेट का दर्जा नहीं दिया, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, जो किताबें छापती है, कोर्ट ने कहा ये भी एक पार्ट ऑफ अ स्टेट नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स दैट स्टैंड टुडे। हाउएवर, आगे जाके मेरे ख्याल से जब प्राइवेट एजेंसीज का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर आप अभी भी देखो तो गवर्नमेंट ज़्यादातर अपने सारे कामों को प्राइवेट हैंड्स में दे रही है, तो कहीं ना कहीं पर आगे जाके प्राइवेट प्लेयर्स वुड बी इफ नॉट इक्वल टू बट कंपेरेबल टू द पावर्स दैट गवर्नमेंट है। तो थोड़ा स्कोप बढ़ाना पड़ेगा स्टेट का आगे जाके टू टेक इनटू इवन very critical and public important functions that are being done as a part of a state. ऐसा अगर आप देखोगे अमेरिका में हो रखा है, दैट डिफाइंड आर्टिकल 13 जो कि नीग्रो सिग्नेशन में था, तो उसमें वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी नीग्रो को एज अ प्रॉपर्टी नहीं मान सकता और उनकी फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर भी रहेंगी। इंडिया में भी अनटचेबिलिटी जो है, इट इज़ ऑल्सो नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट एक्शन। तो कोई सिटीजन भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, तो आपकी वो फंडामेंटल राइट सबके लिए है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम की जो सही लग रहा है अभी, तो उस हिसाब से स्टेट को डेफिनेशन दी गई है। इन द अर्ली लेट 90s लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का टाइम था, तो स्टेट को थोड़ी नैरो डेफिनेशन देनी पड़ी बिकॉज वी वांटेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। हम सोशलिज्म जो फॉलो कर रहे थे वो हट रहे थे उससे, फ्रॉम अ वेलफेयर स्टेट मॉडल जो सोशलिज्म का था वो अभी भी है, लेकिन हमने उतना पीछे नहीं पड़ गए कि गवर्नमेंट हर चीज़ में। तो कोर्ट्स ने उसी चीज़ को देखते हुए थोड़ा जो उनकी वाइडर डेफिनेशन थी स्टेट को, उसको थोड़ा नैरो करा, और अभी भी वही चला जा रहा है। अब आगे जाके अगर स्टेट, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई सेमी ऑटोनोमस बॉडी है या कोई अदर अथॉरिटी है जिनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है पब्लिक उसमें डोमेन में, तो आई डोंट थिंक कि कोर्ट वुड शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट यहाँ पर इसलिए है अपने सिटीजन्स की राइट्स के लिए। एफिशिएंसी कुड बी अ सेकेंडरी टर्म, जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आप एफिशिएंसी को ही प्राइमरी राइट नहीं दे सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट हाउ आई थिंक इन फ्यूचर इट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, बट करेंटली द criteria given by PK Biswas is being followed till now. I hope you like this video about state. These